जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसकी सारी की सारी विशेषताएं। आखिर ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया ही क्यों? क्या ज़रूरत थी इसको लाने की अंग्रेज़ों को? क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो चुका था, वहाँ के ब्रिटिश मंत्रिमंडल का शासन शुरू हो गया था। सबसे पहले जब उन्होंने कानून बनाना शुरू किया था, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की मैंने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने पिट्स इंडिया एक्ट पे वीडियो बनाया, फिर 1813 के चार्टर अधिनियम पे बनाया, फिर 1833 के चार्टर अधिनियम, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, और लास्ट टाइम जब आपकी 1857 की क्रांति आती है, फिर उसके बाद जब भारत परिषद अधिनियम आता है 1858 में, उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, है ना। और आज मैंने वीडियो बनाए हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं। ये क्यों लाया गया था, क्या कारण था, अंग्रेज नहीं, क्योंकि अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटेन की कंपनी का बिल्कुल शासन, और ब्रिटेन की संसद, वहाँ की जो क्राउन थी उसका शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका शासन कब से शुरू हो जाता है? वो तो 1858 से शुरू हो जाता है, लेकिन ये अधिनियम किसके द्वारा लाए? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया है ना, तब जो भारत पर जो राज कर रहे थे, तब कौन राज कर रहा था भारत पर, है ना? ब्रिटेन की कंपनी या फिर ब्रिटेन की क्राउन? तो आप बताएंगे ब्रिटेन की क्राउन, क्योंकि कंपनी का जो है शासन समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इसके पहले मैं कहूँगी दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद चलिए, है ना, पहली इसकी विशेषता थी, इसके माध्यम से भारत की त्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। क्या हुआ इस एक्ट के माध्यम से? सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या थी, सबसे अच्छी विशेषता इस अधिनियम की क्या थी, है ना? जो 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, ये क्यों आया, और उसकी सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि इसके माध्यम से भारत सरकार की त्रिमंडलीय नींव की व्यवस्था रखी गई। मतलब कि त्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, है ना। जैसे हमारे यहाँ होती है ना केंद्र सरकार, फिर होती है राज्य सरकार, फिर वहाँ की जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो, ठीक है ना। स्थानीय सरकार मतलब जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, वो उस हिसाब की बात चले। तो त्रिमंडलीय व्यवस्था आपसे एग्जाम में पूछे तो किस अधिनियम के माध्यम से आई है? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है ना। क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में चीज़ें याद हो जाएं, सेट हो जाएं, ठीक है, आपके माइंड में। तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है ना। इनमें से 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5। पहले कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। और इनमें से, ठीक है ना, इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे। ठीक है ना, इसमें से 3 सदस्य किसके? 5 में से 3 प्रशासनिक सेवा के होना तो ज़रूरी था, जिन्हें भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। क्या था कि इसके जो भी लोग बनते थे ना, है ना, क्या था कि ये जो परिषद है ना, जो 4 से 5 कर दी गई थी, इसके जो 5 सदस्य होते थे, तो ये कहाँ के? ये ब्रिटेन के होते थे। अब इन्हें क्या पता है कि भारत के लोग कैसे हैं, उनका धर्म है, उनकी भाषा, उनकी अपने अपने रीति रिवाज, संस्कृति। तो उन्हें क्या करना था? पहले जो 3 लोगों को क्या भारत में रहने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था, क्योंकि 10 वर्ष जब हम कहीं रहते हैं तो वहाँ के लोगों को जानते हैं, उनकी भाषा को, संस्कृति को, रीति रिवाजों को, ठीक है ना, उनको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो ब्रिटेन के लोग थे, वही उस परिषद में होते थे। ठीक है, तो उन्हें 10 वर्ष रहना आवश्यक था कि पहले वो भारत में 10 वर्ष तक रहेंगे, इसके बाद ही वो उस परिषद के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है ना। और शेष 2 सदस्यों, ठीक है ना, शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष तक विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था, और शेष 2 सदस्यों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को 5 वर्ष तक क्या विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था। विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, मतलब, ठीक है ना। विधि का ज्ञाता मतलब उसे कानून के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, इसकी बात चल रही। विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। अब इसकी तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12।
ठीक है ना, अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। जो वायसराय होता था, क्योंकि अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो चुका है, अब क्या आ गया है, अब वायसराय आ गए हैं। जब 1858 का अधिनियम आया तब से गवर्नर जनरल के पद को किसको दे दिया गया था, वायसराय को दे दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय की जो परिषद थी उसमें न्यूनतम कम से कम कितने सदस्य थे, 6, और सबसे कम से कम मतलब 6 सदस्य होना ज़रूरी ही है। और अधिकतम कितने सदस्य होते थे, 12, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 6 से कम नहीं होने चाहिए। इस तरीके का प्रावधान किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। और इनमें से अब है ना, और कुछ और भी व्यवस्था की गई इसके साथ साथ। देखिए, इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, है ना। और जो 12 सदस्य हैं उनमें से कम 6 सदस्य हैं ना, उनको गैर सरकारी, सरकार के आदमी नहीं होने चाहिए, मतलब गैर सरकारी होना आवश्यक था। किंतु इनकी शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित थी, ठीक है ना। इनकी जो शक्तियाँ थी वो कितनी थी, विधि निर्माण तक ही सीमित थी। इन 12 लोगों की शक्तियाँ कितनी थी, विधि निर्माण तक ही सीमित थी, है ना। अब देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है ना, इस अधिनियम के माध्यम से सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया, ठीक है ना। जो अभी हमने देखा ना कि विधान परिषद में जो गवर्नर जनरल था उसके लोगों की संख्या कितनी थी, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी, 12 थी। तो इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले क्या हुआ, और उसमें ये भी पढ़ा था हमने अभी कि 6 सदस्य क्या होना है, गैर सरकारी होना आवश्यक है। तो गैर सरकारी में कौन कौन आएंगे, देखिए क्योंकि सन 1861 में अधिनियम आया और 1862 में इसके माध्यम से लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन थे, वायसराय। अब गवर्नर जनरल नहीं कहना है, क्योंकि गवर्नर जनरल इसीलिए नहीं कहना है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए, पटियाला के राजा, ठीक है ना, और जो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव को किस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में शामिल किया गया। ऑप्शन दे सकते हैं आपको, आगे जो भारत शासन अधिनियम आएगा, है ना, तो आप, है ना, 1861 का आपको अधिनियम दे देगा, तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। 5वीं इसकी विशेषता थी, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है ना। जो वायसराय था ना, वायसराय को विधानसभा में, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, विधान परिषद की, ध्यान रखना, अभी तक हम लोगों ने विधान परिषद की बात की है। अब हम करेंगे वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है ना। ये लिखा है ना, निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। वो क्या करता है, वायसराय अब क्या कर सकता है कि जो विधानसभा होती है ना, अभी भी हमारे यहाँ होती है ना विधानसभा, तो अभी भी हम राज्यों में विधानसभा होती है ना, कुछ राज्यों में है, तो विधानसभा के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है ना। उनमें क्या करता है, भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अब क्या कर सकता है, भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है ना। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 6ठी इस अधिनियम की विशेषता थी, वायसराय को विशेष अधिकार व आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले किस अधिनियम में दी गई है, तो आप कहेंगे 1861 के चार्टर अधिनियम में अध्यादेश जारी, ठीक है ना। आपातकाल की स्थिति अभी भी देखा होगा आपने, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आपातकाल की, है ना, दोनों को आपातकाल की शक्तियां दी गई हैं। 352, 356, 360 ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो ये आपातकाल से हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, उसमें आपातकाल की शक्ति भी है जिसमें वो अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल पता है ना, वित्तीय आपातकाल जो इमरजेंसी है, तो 7वीं इसकी विशेषता थी इस अधिनियम की। तो ये आप ये और देख लीजिए, आपातकाल कब से शुरू हुआ है। सबसे पहले भारत में आपातकाल की शुरुआत कब हुई, तो 1861, ठीक है, 1861 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 7वीं विशेषता और देख लेते हैं, वायसराय को आवश्यक नियम व आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भैया देखिए, वायसराय उस समय बहुत बड़ी पदवी हो चुकी थी।
अगर आपको कुछ बनाना है तो वो देता है। ये पावर थी जिस ने भारत क्या लाइट की ठीक है। अब से पूछा है कि भारत में पहली बार समागी प्रणाली की शुरुआत हुई, तो आप बता दीजिए 1861 के भारतीय परिस्थिति नियम में, ठीक है ना। 8वीं इसकी विशेषता है, इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। अभी भी देखिए तो सबसे पहले इन्होंने क्या विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। पहले इनको ये शक्ति नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि अपने कानून खुद बना सकते हैं, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया, कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और देखिए लिखा है ना, विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। तो भारत में अभी भी विकेंद्रीकरण की शुरुआत है। सबसे निचले स्तर पे आपने देखा होगा पंचायती राज सिस्टम चलता है, नगर पालिका है, नगर पंचायत, ठीक है ना, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, ठीक है। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण की शुरुआत आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है, क्योंकि स्टेट आपने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट है, ठीक है। इस तरीके से आपको आज भी हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण की पावर देखने को मिलती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों बहुत विनती है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।